प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की, और इसके अंतर्गत जो राजस्थान भूगोल है उससे संबंधित हम कुछ टॉपिकों की बात कर रहे थे। जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था वो था राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान से संबंधित हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे, और इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति में हमने वनों के प्रकार और वनोन्मूलन की बात की थी पिछली कक्षाओं में। वनोन्मूलन के अंतर्गत हमने देखा था कि वनों की कटाई किस आधार पर की जा रही है। अब हमें उसके संरक्षण की बात करनी है, तो हम बात करेंगे अब जो वनों के संरक्षण हेतु जो उपाय हैं, वो उपाय क्या क्या हो सकते हैं। वन संरक्षण हेतु उपाय कि भी मतलब जो वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं हम, क्या उसको रोका जा सकता है, क्या उसको संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, पृथ्वी पर वन एक संसाधन के रूप में मनुष्य उसका उपयोग करता है। अब वन संरक्षण का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हमें वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये कहना बिल्कुल ही गलत होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मान लीजिए हमें एक पेड़ की आवश्यकता है, हमें एक पेड़ की आवश्यकता है, तो हमें सिर्फ एक पेड़ को ही काटना है। हम क्या करते हैं, एक पेड़ की आवश्यकता है, हम 2 या 3 पेड़ों को काट लेते हैं और उसमें से कुछ भाग का उपयोग करते हैं, और जो शेष भाग होता है उसको ऐसे ही व्यर्थ छोड़ देते हैं। तो नुकसान क्या होता है, अधिक होता है। संसाधनों का उपयोग कीजिए। क्या चीज़ होती है कि जो जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का उपयोग कीजिए, लेकिन उपयोग किस आधार पर कीजिए। अनुकूलतम आधार पर कीजिए। जितना आपको आवश्यक है उतने ही संसाधन का उपभोग कीजिए। ये एक अवधारणा होती है, ठीक है। तो वनों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके संरक्षण से संबंधित क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों की हमें बात करेंगे। नंबर 1 देखिए, वनों को काटने के बाद भूमि क्या हो जाती है, खाली हो जाती। भूमि खाली हो जाती है और कुछ दिनों तक वो भूमि ऐसे ही पड़ी रहती है, और धीरे धीरे ये भूमि किस में तब्दील हो जाती है, बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। तो वन संरक्षण हेतु हमें क्या करना है। वन संरक्षण हेतु हमें ये करना है कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसी भूमि पर हमें 10 पौधे उगाने हैं, जो लंबे समय के बाद में 10 वृक्षों का रूप प्राप्त कर लेंगे। लंबे समय तक कितने वृक्ष बन जाएंगे, वो 10 वृक्ष बन जाएंगे। तो जो काटने और ये जो हमने किया है, वृक्ष लगाए हैं, ये क्या है, वृक्षारोपण। और यहाँ हमने एक पेड़ काट लिया है। अब देखिए, वृक्ष को काटने और वृक्षारोपण दोनों की दरों में क्या आ गया, अंतर आ गया। 1 अनुपात क्या आ गया, 10 आ गया। 1 अनुपात 10। एक पेड़ काट रहे हैं हम, 10 का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब वृक्षारोपण कर रहे हैं उसका।
तो ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है, ये हमें भविष्य में भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसकी दरों में जो अनुपात है, उस अनुपात को हमें बिल्कुल स्टेबल करना है। और जब तक देखिए, एक पेड़ जो हैं, हमें जब तक वे पूर्ण परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक हमें इन 10 का उपयोग नहीं करना है। कहने का तात्पर्य, एक वृक्ष का उपयोग कर लिया, 10 का वृक्षारोपण कर लिया हमने, और 10 के वृक्षारोपण के मान लो 2 वर्ष के बाद में इन 10 का भी क्या कर लिया हमने, वनोन्मूलन कर लिया। इनको भी हमने क्या कर लिया है, काट लिया है। ये अभी परिपूर्ण हुए ही नहीं है, उससे पहले हमने इसका उपभोग कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे, उसके बाद में इनमें से कुछ वृक्ष काटेंगे और काटकर फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, उससे ज़्यादा वृक्षों का रोपण करेंगे। तो एक लंबे समय के लिए ये प्रक्रिया देखी जाती है। क्या चीज़ है कि वृक्ष को काटने और वृक्षारोपण की दरों के जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हमें क्या करना है, कायम रखना है, जिससे वन संसाधनों की क्या लगातार आपको पूर्ति होती रहेगी, उसकी कमी महसूस नहीं होगी। एक्सक्यूज मी सर, आवाज आगे करूंगी, हमारा वीडियो हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है हमारा कि वृक्षों की हमें क्या करनी है, वृक्षों की चयनात्मक कटाई करनी है। अब इससे क्या तात्पर्य है, वृक्षों की चयनात्मक कटाई से क्या तात्पर्य होता है। देखिए, ये एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे वृक्ष हैं। अब कई आधार हो सकते हैं चयनात्मक कटाई के। देखिए, मान लो ये जो वृक्ष हैं, ये सागवान के हैं, ये जो वृक्ष हैं ये नीम के हैं, और शेष जो हैं वो शीशम के हैं। तो देखिए, अब इसमें से 3 प्रकार के वन हमें इतने बड़े क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ शीशम का उपभोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ से ये शीशम का पेड़ काट लिया, ये काट लिया, ये काट लिया, ये काट लिया, ये काट लिया। अब क्या है इसमें शेष, सागवान और नीम। जो शीशम है वो शीशम क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और आने वाले समय में भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शीशम के पेड़ सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। अगर कुछ समय के बाद में हमें शीशम की आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ से लेके आएंगे, नहीं ला सकते ना, क्योंकि हम वृक्षारोपण तो वैसे ही नहीं करते हैं, और शीशम का उपभोग हमने ज़्यादा कर लिया है, तो फिर आगे शीशम के लिए आपको क्या होगी, परेशानी उठानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, ये देखिए, चलो मान लीजिए हमें शीशम की आवश्यकता है तो शीशम का उपभोग करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो 4 वृक्ष हैं, इनमें से 2 का उपभोग कर लेंगे, और 2 एक सागवान को ले लेंगे और एक नीम को ले लेंगे। अब बताइए, क्या तीनों के तीनों, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको हमने काट लिया, एक सागवान को काट लिया, एक नीम को काट लिया। अब देखिए, यहाँ शीशम भी हैं, सागवान भी हैं और नीम भी हैं। भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम इसका उपभोग भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, चयनात्मक कटाई है वृक्षों की। फिर हम देख रहे हैं तीसरा जो है वनोन्मूलन। हमने देखा था ईंधन हेतु हम क्या करते हैं, वनोन्मूलन करते हैं। ईंधन हेतु करते हैं, लकड़ी को जलाने के लिए, या हम ईंधन के रूप में किसको काम में लेते हैं, घरेलू कार्यों में वनों को काम में लेते हैं, लकड़ी को काम में लेते हैं।
तो देखिए, जो ईंधन हेतु कार्यों के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हमें अन्य वैकल्पिक स्रोत बनाने चाहिए। ये जो ईंधन के रूप में हम लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, ये लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा हो गया है, अब इसका प्रयोग करना बंद कीजिए। ईंधन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन ईंधन हेतु अन्य विकल्प स्रोतों की खोज कीजिए। जैसे हम बात करते हैं, वर्तमान में कुछ ऐसे स्रोत भी हैं, जैसे चूल्हा है, ये किससे निर्मित हैं? सौर ऊर्जा से। कुछ परिवहन के साधन हैं, वो भी किससे निर्मित हैं? सौर ऊर्जा से। या हम कह सकते हैं कुछ चूल्हे ऐसे हैं जो विद्युत से बने हुए हैं, मतलब जब भी हम उसका प्रयोग करेंगे लकड़ी की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है? विद्युत की आवश्यकता है। तो ऐसे जो स्रोत हैं जिसमें ईंधन हेतु लकड़ी का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे स्रोतों की हमें क्या करनी है? खोज करनी है, जिससे वनोन्मूलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे अगला जो पॉइंट है, घरेलू कार्यों में हम क्या करते हैं? इमारती लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। घरेलू कार्यों में इमारती लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी हमें अन्य स्रोत बनाने चाहिए। अब अन्य स्रोत का मतलब क्या होता है? जैसे फर्नीचर हेतु हम बहुत सारे सामान की आवश्यकता होती है, तो उसकी जगह हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, जो टेबलें होती हैं, या हम कांच की यूज़ कर सकते हैं, कांच की टेबल को यूज़ में ले सकते हैं। या कोई और भी चीज़ है जो इमारती लकड़ी के द्वारा बनी हुई है, उसको हम अन्य वस्तुओं में या धातुओं में उपयोग में ले सकते हैं। अगर इस प्रकार से उपयोग में लेंगे, वैकल्पिक स्रोत उसके हो जाएंगे, तो जो वनों की कटाई है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वनोन्मूलन को रोक सकते हैं। आगे एक कारक और है, पारिस्थितिकीय दशाओं, पारिस्थितिकीय दशाओं वाले वृक्षों का रोपण किया जाए, जो हमारे इन्वायरमेंट में भागीदारी निभाती हैं, उसका हमें रोपण करना है। इकोलॉजिकल सिस्टम, पेड़ पौधे, जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, ये चारों ओर जो रहते हैं, इसी को हम इकोलॉजिकल में काउंट करते हैं। और पारिस्थितिकीय दशाओं वाले जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों का उपयोग करना चाहिए, हमें उनका रोपण करना चाहिए। अगर वो वृक्ष ज़्यादा होंगे तो जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो हमारी जो जीवितता है, उस जीवितता का प्रतिशत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जीवितता का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, अगर वृक्षों का रोपण पारिस्थितिकीय तंत्र के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाए। ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति देते हैं, और बिल्कुल शुद्ध अवस्था में जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट को भी क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। तो ऐसे वृक्षों के रोपण हेतु हमें आवश्यक कार्य करने हैं। अब छठा जो कारक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कारक है। छठे कारक के अंतर्गत क्या है कि हमें सबसे पहले वनों के लाभ क्या हैं इसके बारे में, तथा वनों से हानियां क्या होती हैं उसके बारे में पहले तो पता होना चाहिए स्वयं को।
और स्वयं को पता होने के बाद में हमें क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है। इसके बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है कि वनों से हमें इस प्रकार से लाभ होता है और इससे ज़्यादा हमें क्या होती है, हानियाँ होती है जब हमारे पास में वन नहीं होते हैं। तो इन जितने भी लाभ होते हैं उन लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, और हानियाँ हैं तो हानियों के बारे में भी हमें जागरूक करना है। अब देखिए लास्ट जो पॉइंट है इसके अंतर्गत, वनों से संबंधित जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का हमें क्या करना है, कठोरता से पालन करना है। क्या करना है, कठोरता से पालन करना है। कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वार्थ हेतु बहुत से वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे रात्रि के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि वृक्षों की मतलब अमाननीय रूप से कटाई करते हैं। उनके पास में न तो कोई ऐसा विकल्प होता है, न उसके पास में परमिशन होती है। परमिशन के बगैर ऐसी कटाई करते हैं और उसका फिर व्यापारिक दृष्टि से उपयोग भी लेते हैं। तो वनों से संबंधित जो नियम बनाए हुए हैं कि आप वनों की कटाई अगर बगैर परमिशन के आप करोगे तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, या आप किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाते हो वृक्षों का तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों का हमें क्या करना है, कठोरता से पालन करना है। अगर हम पालन करेंगे तो ये वृक्ष हमारे जीवन को बिल्कुल लाभदायक स्थिति में ले आएगा। तो वृक्षों का रोपण करना है, और रोपण हेतु हमें इस प्रकार से भी देखना है कि हमारे जीवन पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उस प्रभाव को भी हमें देखना है। तो वन संरक्षण संबंधित हमने कुछ टॉपिकों की बात की है, 6 या 7 जितने भी टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों की बात की है। इस प्रकार से जो 3 प्रमुख चीज़ें थी, वनों के प्रकार, वनोन्मूलन और वन संरक्षण, ये तीनों टॉपिक सब टॉपिक जो थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। और जो आपका राजस्थान के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जितना भी मैटर था वो मैटर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब आपकी जो यूनिट नंबर 1 है राजस्थान भूगोल के अंतर्गत, वो यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम जो यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत, देखिए हमने पीछे भी बात की थी यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। यूनिट नंबर 2, इसके अंतर्गत राजस्थान का जो कृषिगत आर्थिक कृषिगत क्षेत्र है वो डाला हुआ है, कृषिगत क्षेत्र। और कृषिगत क्षेत्र के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है, एक तो खाद्यान्न व व्यापारिक फसल, फसलों का अध्ययन करना है। दूसरा सिंचाई के जो स्रोत हैं, जलकूप है, नलकूप है, कुएं हैं, नहरें हैं, उनका अध्ययन करना है। फिर हमें अध्ययन करना है कृषि गहनता के बारे में, कितना क्षेत्र खाली है, कितने क्षेत्र पर कृषि की जाती है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ये देखना है। फिर हमें देखना है पशुधन, कौन कौन से पशु हैं राजस्थान में जिनका हम पशुपालन करते हैं। ये तो थी सेकंड यूनिट, लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे वो यूनिट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। 1 हमारी कंप्लीट हो गई, 2 को हम यहीं स्टेबल करते हैं, 2 का अध्ययन 3 के बाद में करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है आपका
शक्ति व ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक हेतु हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में कि शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं, ऊर्जा के संसाधन राजस्थान में कौन कौन से हैं, उसके वितरण की बात करेंगे, उसके प्रकारों की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।